नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो कि आपकी साइंस का सेशन है, जिसमें आप क्वेश्चन सीरीज करते हैं, वो कि चैप्टर वाइज। यानी आपके चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो आपको रोजाना शाम को 6 बजे मिलती है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो मोशन को करने वाले हैं, यानी मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ये आज आपका सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। आज जो कराने वाले हैं कि आपसे मोशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपके मोशन से रिलेटेड जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपका आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से यदि 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें बताना है कितनी दूरी तय करेगी, यानी एस बताना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं तो यहाँ पर हमें यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? प्रारंभिक स्थिति दे रखा है, यानी प्रारंभिक वेग दे रखा होता है और एक अंतिम वेग दे रखा होता है और टाइम दे रखा होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आ जाएं तो हमें यहाँ पे गति के समीकरण लगाने होते हैं। और वो आपको पता है गति के जो समीकरण हैं वो कितने होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ गति के समीकरण की। तो गति का पहला जो समीकरण है वो क्या है? वो है आपका v इक्वल यू प्लस ए टी। क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके बाद गति का जो दूसरा समीकरण है वो होता है s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद गति का तीसरा समीकरण काम करता है जो कि होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके गति के 3 समीकरण होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ये तीनों समीकरण यूज होते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो v दे रखा है, v होता है आपका अंतिम वेग, u होता है आपका प्रारंभिक वेग, a यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, t यहाँ पर समय है। गति का दूसरा समीकरण यहाँ पे बताता है दूरी को, यानी s जो है वो क्या है? डिस्टेंस है। बाकी सब चीजें आपको दिख रही हैं, u आपका प्रारंभिक वेग, t आपका टाइम, a एक्सेलरेशन, t आपका समय। ठीक है, बी यहाँ पर आपका प्रारंभ अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग और 2as यानी एक्सलेशन और s यहाँ पे दूरी। ये सारी चीजें आपको मालूम है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपकी प्रारंभिक स्थिति से यदि 20 सेकंड में, यानी प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? यू दे रखा है। प्रारंभिक स्थिति का मतलब यहाँ पे यानी प्रारंभ से वो चलना स्टार्ट करने वाली है, तो यू यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? यदि 20 सेकंड में, तो यहाँ पर 20 सेकंड क्या है? ये आपका टाइम है। 20 सेकंड क्या है? यहाँ पर आपका टाइम है। 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, यानी गति से चलती है। तो क्या होगा? ये क्या दे रखा है? 144 जो आपका क्या दे रखा है? ये आपका अंतिम वेग दे रखा है, यानी ये आपका अंतिम वेग है कितना? 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें ये तीनों चीजें दे रखी हैं। फिर पूछ रहा है कि इसकी दूरी यानी कितनी दूरी तय करेगा। तो ये क्या है? एस निकालना है, कितनी दूरी तय करेगा। हमें क्या क्या दे रखा है? यू यानी प्रारंभिक वेग, समय दे रखा है, अंतिम वेग दे रखा है और उसके बाद में हमसे दूरी पूछी है। तो आपको पता है गति का जो दूसरा समीकरण है वो क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप ये बताइए, हमारे पास में u है, t है और यहाँ पर दूसरे समीकरण में a दे रखा है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर एक्सलेशन नहीं है। तो एक्सलेशन अगर हमारे पास में नहीं है यानी त्वरण नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? त्वरण निकालना पड़ेगा। अब त्वरण निकालने के लिए मुझे क्या किसका यूज करना पड़ेगा? तो इसमें मुझे गति के पहले समीकरण का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग भी है और t यानी टाइम भी दे रखा है। तो मैं गति का पहला समीकरण लेता हूं। क्या है आपका गति का पहला समीकरण? क्या कहता है आपका? v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
अब यहाँ पे आप देखोगे अंतिम वेग कितना है 144, अंतिम वेग क्या है 144, प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग है आपका 0, एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टी कितना दे रखा है, हमें 20 सेकंड दे रखा है, क्या दे रखा है 20 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा, ए हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से 144 बटे 20, क्या निकल के आया 144 बटे 20। लेकिन ये जो आपको वैल्यू दे रखी है ये किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। अब इसको हमें आंसर आप देखोगे किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है मीटर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे काटेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 4 बार और 18 से इसको काटेंगे 18 × 144, तो कितना हुआ 8/4 और यहाँ से निकल के आएगा 2। तो ये जो हमारा जो निकल के आया वो है हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकल के आ गया। अब हमें त्वरण पता चल गया, निकालना क्या है, हमें दूरी निकालनी है। जब हमें दूरी निकालनी है, त्वरण भी हमें पता चल गया है, तो अब क्या करेंगे, हम गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे। तो यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या कह रहा है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, u आपका 0 दे रखा है तो t से मल्टीप्लाई करने पर भी 0 ही आना है। इसके बाद में प्लस हाफ a हमारा कितना आया 2 आया और t कितना है 20 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 कट गया और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो दूरी कितनी निकल के आई 400 मीटर निकल के आती है। यहाँ पे जो दूरी है वो कितनी है 400 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन जो है 400 मीटर ये सही हो जाएगा। यहाँ से हमारा ए ऑप्शन सही होता है, ए इक्वल टू यानी 400 मीटर, यानी दूरी हमारी कितनी निकल के आई 400 मीटर। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, गति के तीनों समीकरण का यूज करना होता है। इन गति के तीनों समीकरण से जो क्वेश्चन में दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, समीकरण का यूज करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं था तो हमने क्या किया, पहले समीकरण का यूज किया और इससे हमने क्या निकाला, त्वरण निकाला। त्वरण निकालने के बाद में हमने क्या किया, दूरी वाले समीकरण में, क्योंकि हमें दूरी चाहिए थी तो दूरी के समीकरण में हमने रखा और उसके बाद में हमारे पास में दूरी जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई 400 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले की बात करेंगे। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर, यानी कोई पर्वतीय मार्ग है वहां से फिसलकर नीचे गिर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से यानी किसी पहाड़ पे चल रही थी, यानी यहाँ से फिसलकर क्या कर रही है, अब ये नीचे गिर रही है। तो जब ये नीचे गिर रही है तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, टी दिया है, टाइम दे रखा है कितना 0.7 सेकंड, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, गति पूछी है, भूमि के टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी और देकर रखा है, यानी जब ऊपर से गिरी तो इसका क्या था, एक्स जो उसका प्रारंभिक वेग था वो क्या था 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से गिर रही है उस टाइम पे इसका क्या था, प्रारंभिक वेग 0 था। अब जब नीचे आ रही है तो इसने 0.7 सेकंड लिया। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है वहाँ पर क्या काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, जो कि यहाँ पे हमने दे रखा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है, क्या निकालना है, यानी अंतिम वेग निकालना है इसकी, यानी गिरने के टकराने के दौरान अंतिम वेग क्या था या इसकी गति क्या थी। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण क्या कहता है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या है b इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें जब हम क्वेश्चन, इसमें हम क्या रखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। u क्या है हमारा 0 है, a जो दे रखा है, अब यहाँ पे काम करना है, ए जो है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पे क्षैतिज, जब हम क्षैतिज मार्ग पे चलते हैं तब वहाँ पर हमारा काम करता है त्वरण, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं तो वहाँ पे काम करता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। क्या काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण।
तो एक ही जगह पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जी का यूज करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब गुरुत्वीय त्वरण आपका ऊपर से नीचे गिरने पर काम करता है तो प्लस में होगा, लेकिन जब उसके विपरीत कोई चीज फेंकी जाती है तब गुरुत्वीय त्वरण आपका होगा वो माइनस में हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे जी कितना दे रखा है, ये प्लस में है क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रही है, तो नीचे गिरने पर ये क्या हो जाएगा 10, और टाइम कितना दे रखा है 0.7। ठीक है, अब क्या होगा, पॉइंट से इसको काटेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आया 7 मीटर पर सेकंड। कितना आया 7 मीटर पर सेकंड। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है, 7 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यानी कोई भी चीज ऊपर वाले मार्ग से फिसलती है तो उस पर प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग पूछा है, यानी भूमि पर जब टकराई होगी तब उसका क्या होगा, अंतिम वेग। जमीन तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया, 0.7 सेकंड लिया है। वहां पर अब काम जो करेगा वो ग्रेविटी काम करेगी, यानी गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। तो गति का पहला समीकरण कहता है बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये यू ए टी जो दे रखा है इसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं बी इक्वल u प्लस जी टी, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रही है तो यहाँ पर एक्सलेशन की जगह पे गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। तो ये g आपका जो दे रखा है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये बात याद रखना है कि जब भी हम g का यूज करेंगे तो या तो वो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो क्या होगा, तो हमेशा प्लस होगा, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है, नीचे की ओर, किसी भी वस्तु को नीचे लाने का काम कर रही है। लेकिन जब मैंने मान लीजिए कोई बॉल ऊपर की ओर फेंकी, तो ऊपर की ओर जाने में बॉल की गति ऊपर की ओर है, लेकिन ग्रेविटी वहां पे काम कहाँ करेगी, तब भी नीचे की ओर ही काम करेगी। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका जो यहाँ पे जो आपका जी जो काम करेगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर विपरीत अवस्था में काम कर रहा है, क्योंकि गति जो है वो ऊपर की ओर है लेकिन ग्रेविटी आपकी नीचे की ओर है। लेकिन यहाँ पे काम करेगा प्लस का, क्योंकि बॉल जो कार जो आ रही है वो उस ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही आ रही है, यानी ग्रेविटी नीचे की ओर है, कार भी नीचे की ओर आ रही है। इतनी बात समझ में आई। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आता है 7 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक ट्रक के किनारे से फिसलकर, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। तो ये सेम क्वेश्चन है, यानी पिछले वाला ही, जैसे वहां पे कार गिरी थी, यहाँ पे क्या गिरा है, यहाँ पे ट्रक गिरा है। तो ट्रक भी क्या गिर रहा है, ऊपर से ही गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जी जो होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। तो इसका मतलब क्या है, जी जो काम करेगा वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर से गिर रहा है तो इसका मतलब यहाँ से गिरेगा, तो यहाँ पे आपका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। जब प्रारंभिक वेग 0 है तो यहाँ पे क्या पूछा है, किनारे की जमीन से ऊंचाई कितनी होगी, यानी जिस जगह से गिरा है इसकी हाइट पूछी है ये। ठीक है, और टाइम क्या दे रखा है 1.6 सेकेंड, ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हाइट। लेकिन अब आप देखोगे गति के समीकरण पढ़ोगे तो उसमें हाइट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया है। तो गति का जो सेकंड समीकरण है, मैंने जब बताया कि नहीं, जब भी हम क्षैतिज की बात करते हैं तो वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आपका एक्सेलरेशन काम करता है और दूरी काम करती है। ठीक है, लेकिन जब हम ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, वहां पर आपकी डिस्टेंस की जगह पे हाइट काम करती है, यानी डिस्टेंस तो होगी नहीं इस जगह पे, इस जगह पे क्या होगा, ऊंचाई होगी। और जो एक्सेलरेशन यहाँ पे त्वरण जो काम कर रहा है, अब वो त्वरण बदल के क्या हो जाता है, वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, जो कि जी होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो जी जो होगा वो प्लस में होगा। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण वहां पे माइनस का जी हो जाएगा। बस इतना चेंज होता है। एस की जगह पे यहाँ पे क्या काम करेगा, एच काम करेगा, जो कि आपका गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका गति का दूसरा समीकरण। अब मैं यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे अब गति का जो समीकरण है इसमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो होती है वो आपकी क्षैतिज मार्ग पे चलने पर होती है, लेकिन जब ऊंचाई से कोई चीज़ गिरेगी तो डिस्टेंस किस में चेंज हो जाएगी, हाइट में चेंज हो जाएगी। और बाकी क्या है सेम आपका, यूटी तो यूटी रहेगा, प्रारंभिक वेग यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर जो दे रखा है, ये आपका ए जो यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे त्वरण काम कर रहा है, इस जगह पे क्या काम करेगा, इस जगह पर जी काम करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जी टी स्क्वायर। ठीक है, बस इतना चेंज होता है। बाकी आपको क्या करना है, वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पे यू टी क्या हो जाएगा, यू यहाँ पर आपका 0 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या है हाफ। जी टी क्या है, जी टी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, और
टाइम क्या दे रखा है, 1.6 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 1.6। ठीक है, इसको काटेंगे, 10 से 10 ये कट जाएगा, इसको काटोगे 2 से 8 टाइम, कितना हुआ, इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 8 6 48, 4 कैरी 8 बन जाएगा 4 4 12, ये हो जाएगा 12.8 मीटर। आंसर क्या निकल के आया, 12.8 मीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया आपको, बस वही रखना है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यही बोला है कि कोई किनारे से यानी ऊपर से ट्रक जो है फिसल कर नीचे की ओर गिर रहा है, टाइम दे रखा है, जब ऊपर से गिरेगा तो वहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब प्रारंभिक वेग हो गया हमारे पास में, टाइम हो गया, सेकंड हो गया, फिर उसके बाद में जो काम एक्सेलरेशन कर रहा था उस जगह पे ग्रेविटी काम करेगी, तो उस जगह पे एक्सेलरेशन की जगह पे हमें ग्रेविटी यूज करनी है। और ऊंचाई जो दे रखी है यानी एस जो हमारा डिस्टेंस का काम कर रहा था, वह अब काम किसका करेगा, वो अब हाइट का काम करेगा। और वही सारी चीज़ें हमको यहाँ पे रखनी है, और वही सारी चीज़ें रखेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 12.8 मीटर, जो कि सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है, यानी किसी ऊंचाई से दोनों अंडे गिराए जाते हैं, एक अंडा जो है वो पक्के फर्श पर गिर रहा है, पक्के फर्श पर, दूसरा तकिए पर गिरता है। यानी एक तो आपका पक्के फर्श पर गिर रहा है और दूसरा क्या गिर रहा है, तकिए पर गिरता है। तो निम्न में से कौन से नियम, यानी निम्न में से नियम कौन संभावित परिणाम नहीं होगा, संभावित परिणाम नहीं होगा। यानी इसका मतलब है कि इन ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें कोई 3 ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन एक जो होगा वो इसका जो भी है आंसर नहीं होगा, इसका परिणाम नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब ऑप्शन की। यानी किसी निश्चित ऊंचाई से आपके पास में 2 अंडे थे, आपने एक निश्चित ऊंचाई ली और वहां से दोनों अंडों को फेंक दिया। एक अंडा तो पक्के फर्श पर गिर गया, दूसरा आपका गिरता है तकिए पर। तब होता क्या है, तो आपको ऑप्शन ए दे रखा है, विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि कभी भी आप किसी भी ऊंचाई पर आप किसी पिंड को या किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो, तो जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ेगी, यानी आपका फोर्स जो क्या होता है, फोर्स होता है F इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए होता है, यहाँ पे एक्सलेशन होता है, जो कि आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जी हो जाएगा जब किसी ऊंचाई से गिराएंगे। तो होगा क्या, तो जब जब ऊंचाई बढ़ेगी, जब जब ऊंचाई बढ़ेगी तो ऊंचाई बढ़ने पर आपका एक्सलेशन क्या हो जाएगा, आपका एक्सलेशन आगे बढ़ता जाएगा। यानी जैसे गिरेगा तो क्या होगा, तो आपके दोनों पिंड अलग अलग फोर्स से नीचे आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं। ये तो बात सही होगी, ये ऑप्शन ए तो यहाँ पे सही है। अगला कह रहा है दोनों अंडे टूट जाएंगे, इस ऑप्शन को बाद में करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है सी, ऑप्शन दे रखा है, पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा। पक्के फर्श पर गिरेगा वो अंडा तो टूट जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक, आगे कहता है कि क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। यानी कोई भी अंडा है, यानी जब ये नीचे गिरेगा तो यहाँ पे क्या है, ये जो बल काम करेगा इस जगह पर, एक इस जगह पर काम करेगा, तो यहाँ उसको समय जो होगा बहुत कम मिलेगा। और जब गिरे टकराएगा तो टकराने पर समय अगर कम मिल रहा है तो इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर आवेग बढ़ जाएगा। यानी समय अंतराल अगर कम है तो आवेग भी कम होगा, समय अंतराल ज़्यादा है तो आवेग भी ज़्यादा लगेगा, जिस वजह से यहाँ पे अंडा ये टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो बात तकिए के लिए कहते हैं, तो तकिए पर क्या होता है, तकिए पर जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो क्या होगा, तो वो तकिया आप देखोगे थोड़ा सा पिचक जाता है या चिपक सा जाता है और अंदर धंस जाता है। तो होता क्या है, उसको अंडे को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को वो थोड़ा सा समय अंतराल जो होता है ना, समय अंतराल बढ़ जाता है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी तकिए पर गिरता है, या किसी तकिए के अलावा मैं कहता हूँ किसी मिट्टी पर, बालू पर जब आप गिरते हो, तो पक्के पक्के फर्श पर गिरोगे तो आपको चोट लगेगी, क्योंकि आपका समय अंतराल जो होता है, तो समय अंतराल आपका जब ज़्यादा होगा तो बल, समय अंतराल ज़्यादा हो जाएगा तो बल की जो मात्रा होगी वो कम हो जाती है। लेकिन जब आपका समय अंतराल, टाइम पीरियड कम होता है तो क्या होगा, तो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा। तो ऐसा ही आपका जब आप बालू पे गिरते हो तो होता क्या है, तो आपका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। आप डायरेक्ट ज़मीन से नहीं टकराते हो, पहले बालू से टकराते हो, फिर वो बालू धंसती है नीचे तक, और नीचे धंसने के बाद में आप फर्श से टकराते हो। तो ये आपका टाइम जो लगा ना, वो टाइम लगने की वजह से, ज़्यादा टाइम लगने की वजह से यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। इसी वजह से जब भी कोई भी, जैसे आप क्रिकेट देखते हो, तो क्रिकेट देखने पे जब आप क्या देखोगे, कैच कोई भी फील्डर जब कैच ले रहा होता है तो हाथों को वो पीछे लेके जाता है। उसका रीजन क्या है कि जब हम हाथों को पीछे लेकर जाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसके टाइम पीरियड को बढ़ा रहे होते हैं, और जब वो टाइम पीरियड बढ़ता है तो हमें चोट लगने के आसार कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे बिल्कुल ही उसी जगह से उसी पोजीशन पे कैच लेंगे तो चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत कम मात्रा में बल काम करेगा, और बल बहुत कम मात्रा में। अब जब हम टाइम पीरियड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा बल आपका फोर्स जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यही बात लिखी है, तो आपका सी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है और डी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर जब ए सी डी सही है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है कि दोनों अंडे टूट जाएंगे, तो मैंने बता दिया कि दोनों अंडे नहीं टूटेंगे, पक्के फर्श वाला तो टूटेगा, लेकिन जो तकिए पर गिर रहा है वहां पे आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ने की वजह से वो एक अंडा आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि किसी गेंद को ऊपर की ओर, अभी तक अब क्या था, अभी तक आपने देखा कि ट्रक जो था वो कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा दे रखा है कि कोई गेंद हम फेंक रहे हैं तो वो ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाएगी। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड के, ये बल, ये काम क्या कर रहा है, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे आपका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब वो मान लो इस उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगी, तो यहाँ पर जब आप देखते हो किसी भी बॉल को फेंको, किसी ऑब्जेक्ट को फेंको, तो एक टाइम पर वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, तब वो नीचे आती है। तो जिस जगह पर रुकती है उस पर अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग दे रखा है, एक ऊंचाई पर जाके बॉल वापस लौटेगी तो क्या होगा, उसका अंतिम वेग वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर बोला है कि कितना समय लगेगा, हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो यहाँ पर टाइम के बारे में पूछा गया है। तो अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे ग्रेविटी जो लगेगी वो कहाँ लगेगी, ग्रेविटी हमेशा क्या होती है, नीचे की ओर ही काम करेगी। तो यहाँ पर ग्रेविटी जो कि अपोजिट काम करेगी, तो ग्रेविटी का मान तो आपका 10 मीटर पर सेकंड उसको दिया है। तो यहाँ पर ग्रेविटी जो है नीचे की ओर अगर काम कर रही है, तो यहाँ आप देखोगे जो आपका फॉर्मूला होता है, गति का पहला समीकरण होगा, वहाँ पर जहाँ जहाँ एक्सलेशन है वहाँ पर माइनस जी काम करेगा। माइनस जी क्यों, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, अपोजिट काम करेगी, बॉल ऊपर जा रही है लेकिन ग्रेविटी नीचे की ओर है। तो क्या हो जाएगा, तो इसको जब वो करेंगे तो क्या होगा, तो गति का पहला समीकरण b इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, और मैंने क्या बताया था, एक्सलेशन की जगह पे ग्रेविटी काम करेगी। अब ग्रेविटी जो है यहाँ पे नीचे की ओर लग रही है, तो नीचे की ओर है यानी अपोजिट लग रही है, तो ये पे हो जाएगा माइनस का जी टी। अब क्या करनी है, बस वैल्यू रखनी है, आपका आंसर मिल जाएगा। वैल्यू रखो, क्या है, b इक्वल टू आपका 0 हो गया यानी अंतिम वेग 0 है, u आपका 25 है, माइनस का g हो गया 10, और t कितना दे रखा है, निकालना है, तो t हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से t हो जाएगा आपका 25 इक्वल टू 10t, तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.5 सेकेंड। कितना आया, 2.5 सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर आपका प्रारंभिक वेग अगर दिया है तो प्रारंभिक वेग होगा, लेकिन अंतिम वेग वहां पर 0 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु ऊपर तक जाएगी और एक स्थिति पे आके क्या होगा, वो रुक जाएगी, तो फिर वहां से वो लौटना स्टार्ट करेगी। इसके अलावा ग्रेविटी जो होगी वो आपके अपोजिट काम करेगी, क्योंकि कोई वस्तु अगर ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी तो नीचे ही लगनी है। ग्रेविटी चाहे वो वस्तु नीचे आए चाहे वो वस्तु ऊपर जाए, दोनों ही कंडीशन पे आपकी ग्रेविटी जो है वो नीचे की ओर ही लगने वाली है। अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी माइनस, अगर कोई वस्तु नीचे आ रही है तो ग्रेविटी आपकी प्लस रहेगी। ठीक है, बस यही आपको करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको सामने आने हैं। अब दे रखा है अगला क्वेश्चन, अगले में आपको क्या दे रखा है, अगला दे रखा है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, कोई वस्तु है ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, तो मैंने क्या बोला, यहां से फेंकी गई ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, मान लिया वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा है 14 मीटर पर सेकेंड, तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है 14 मीटर पर सेकेंड।
दे दिया। इसके बाद में उसे उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगा तो यहाँ पे अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे की ओर काम करेगी, और जब नीचे की ओर काम करेगी तो ये कितना है, इसमें दे रखा है आपका 9.8 लगाना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दे निकालना क्या है, आपका टाइम निकालना है। तो क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपका, फिर वही आपका v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, b यहाँ पे आपका 0, u आपका कितना है 14, और a कितना है आपका, यानी आपका a जो है माइनस हो जाएगा 9.8, और t कितना है निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, 9.8t इक्वल हो जाएगा आपका 14, इसके बाद t इक्वल हो जाएगा आपका 14 अपॉन 9.8। ठीक है, 14 अपॉन 9.8, और जब इसको हल करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये आपका निकलेगा 10 अपॉन 7। कितना निकलेगा, 10 अपॉन 7, और इसको करोगे 7 बन जा 7 1.3 4 28, और तो ये आपका 1.42 सेकेंड निकला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन निकल के आया, यानी 1.42 सेकंड में वो वस्तु कहाँ पर अपने उच्चतम बिंदु तक पहुँचेगी। यानी किस कोई वस्तु प्रारंभिक वेग पे 14 मीटर पर सेकंड से फेंकी जाती है, तो अंतिम स्तर तक पहुँचेगी वो 1.42 सेकंड में। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी दोनों क्वेश्चन क्या थे, सेम क्वेश्चन थे। ये भी आपका क्या था, यहाँ पर भी आपका कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई, प्रारंभिक वेग दिया था, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, टाइम पूछा है, और आपका एक्सलेशन जो होगा वो माइनस में लगेगा क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है। यही आपका ये क्वेश्चन था, यही दोनों आपके सेम क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या दे रखा है कि एक रॉकेट है, 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। वही बात है कि एक रॉकेट क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ में। ठीक है, ये गया ऊपर की ओर। इसके बाद में क्या कह रहा है, ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद में क्या होता है, 35 सेकंड यात्रा करने के बाद में उसकी रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया आपका 20 मीटर। ठीक है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, और टाइम दे रखा आपका 35 सेकंड। यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, 35 सेकंड। ठीक है, अब 35 सेकंड लगा, तो यहाँ पे इसके क्या क्या है, इसके लास्ट में आपसे पूछा गया है इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई निकालनी, यानी टोटल क्या ऊंचाई, यानी खराब होने के बाद भी इसने कुछ उड़ान भरी है, रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हुई इतने यहाँ तक पहुँचने के बाद। अब वो जो रॉकेट था उसके ईंधन की आपूर्ति रुक गई, रुकने के बाद में उसने क्या किया, अब भी वो उड़ना स्टार्ट, हमें अभी भी उसने उड़ना स्टार्ट रखा है, तो कुछ हाइट तक वो गया होगा। सबसे पहले मैं इसकी हाइट निकालूं, यानी जो इंजन चल रहा था तब तक उसकी हाइट क्या थी, तो हाइट इक्वल टू क्या होगा, हाइट इक्वल टू होता है आपका वेग इंटू टाइम। क्या होता है, वेग इंटू टाइम। वेग इंटू टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 700 मीटर। ठीक है, यहां तक की जो हाइट निकल के आई वो कितनी आई, 700 मीटर। अब इसके बाद में रॉकेट क्या हुआ, खराब हुआ, लेकिन उसका प्रारंभिक वेग कितना था, इसका प्रारंभिक वेग जो था वो कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद भी इसने उड़ना स्टार्ट रखा। अब उड़ना स्टार्ट रखा तो होगा क्या, वेग जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंतिम वेग 0, अंतिम वेग 0, हाइट कितनी है ये निकालनी है। क्या होगा, यहाँ पर भी हम क्वेश्चन में रखेंगे, आपका गति का तीसरे समीकरण से यूज करेंगे। वी स्क्वायर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। जब इसको वैल्यू को रखोगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, u कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो यानी ये हो गया आपका 400, और प्लस 2 ए कितना दिया है आपका, एक्सलेशन आपका क्या दे रखा है 9.8 की, यहाँ पे 10 यूज करते हैं। उसके बाद में हाइट याद हमें निकालनी है, तो क्या होगा, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20h, और 20h अपॉन 400 अपॉन 20, तो क्या हो जाएगा, ये एच की जो वैल्यू निकल के आई वो यहाँ से निकल के आएगी 20 मीटर। तो यहाँ देख लो,
यानी इसने 700 मीटर तो यहाँ तक ऊंचाई भरी है, लेकिन इंजन खराब हो जाने के बाद में इसने क्या किया, अभी भी यानी इंजन खराब हो जाने के बाद में भी थोड़ी सी उड़ान भरता है। वो उड़ान कितनी निकल के आई, 20 मीटर निकल के आई, और हमसे टोटल पूछी गई है तो 700 ये और 20 ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 720 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 720 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, 20 मीटर पर सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर में उसने उड़ान भरी, उड़ान भरने पर ये 700 मीटर हुई, इसके बाद में फिर उसने और उड़ान भरी खराब होने के बाद तो 20 मीटर और बढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर दें। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, एक गेंद है ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है। कोई भी गेंद है यानी ये जगह से फेंकी गई और ये 80 मीटर की ऊंचाई तक क्या जाती है, ऊंचाई तक जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, यानी फिर इसके बाद में ये लौटना स्टार्ट कर देती है। गति के 7 सेकंड बाद इसके विस्थापन का परिणाम होगा, यानी इसने मोशन जब स्टार्ट किया तब इसका क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, ये तुमसे पूछा गया है। ग्रेविटी भी दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, इसने कितनी उड़ान भरी, 80 मीटर की उड़ान भरी। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, यानी हमें यू निकालना है, इसका विस्थापन, और इसके अलावा यहाँ पर हमें वेग जो हो जाएगा, अंतिम वेग क्या होगा, हमेशा ऊंचाई पर पहुँचने पर अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। तो क्या निकालेंगे हम, बी स्क्वायर, गति का तीसरा समीकरण यहाँ पे काम करेगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम, जो अंतिम वेग है वो हमारा 0 है। ठीक, अब यू स्क्वायर कितना है ये हमें निकालना है, यानी यू की वैल्यू निकालनी है। तो यू स्क्वायर, अब ए यानी ये ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी कहाँ होगी, नीचे की ओर, तो यहाँ पर आपका साइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2, जी का मान हो जाएगा आपका 10। ठीक है, हाइट जो दे रखी है कितनी है, 80। ठीक है, इतना आया, इसको करोगे हल तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 8 16, ये हो जाएगा आपका 1600। तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू की वैल्यू आएगी 40 मीटर पर सेकेंड। यू की हमारी यानी प्रारंभिक वेग क्या आ गया हमारा, यहाँ से हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड हुआ। अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, यानी हाइट निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, अब रखेंगे हम एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस वैल्यू यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। यू आपका क्या है, 0 दे रखा है, टाइम आपका जो टाइम 7 सेकंड दे रखा है, ए टी स्क्वायर यानी ए पर यहाँ पे ए जो है वो ग्रेविटी है, यानी जी का मान यानी जो दे रखा है आपका 10 है, बाकी आपकी सारी वैल्यू रख दोगे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला दे रखा है, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो फेंके जाने की गति बताइए। यहाँ पर कोई वस्तु है यानी एक गेंद है, वो ऊपर जाती होगी, फिर क्या है 10 सेकंड बाद लौट के आती है, यानी यहाँ से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आने पर इसने 10 सेकंड लिया है, तो ये टाइम कितना बढ़ जाएगा, 5 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगे होंगे और 5 सेकंड इसको नीचे आने में लगेंगे। ठीक है, जब ये इसकी स्थिति की बात करते हैं, यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, अब जो लौट के आ रही है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, जब हमने फेंका तब प्रारंभिक वेग फेंकने के टाइम पे लगा और जब तक उसकी हाइट थी वहाँ तक आपका अंतिम वेग लगा। लेकिन जब इस हाइट से इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और अंतिम वेग जो होगा जहाँ पर वस्तु आई है, तो यहाँ पर बी आपका क्या हो जाएगा, यही हमें निकालना है क्योंकि फेंके गए जाने की गति बतानी। तो अब आपसे पूछा जाए तो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे गति का पहला समीकरण काम करेगा, वो होता है आपका बी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, बी कितना दे रखा है निकालना है, यू आपका 0 है तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए कितना हो गया, एक्सेलरेशन दे रखा है यानी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन प्लस में रहेगा, 10 हो गया, और टी कितना हो गया 5 हो गया, कितना निकल के आया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं दे रखा, लेकिन इसका आंसर जो निकल के आएगा वो 50 होगा। इसको आप 60 की जगह पे 50 कर लो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी सही हो जाएगा। क्योंकि कोई वस्तु अगर ये पूरा टाइम इसने बोला लौट आती है, लौटने पर पूछा गया है। ठीक है, लौटने का पूछा गया है, तो जब फेंकने की बात आएगी तो फेंकेंगे तो 100 मीटर पर सेकंड से, लेकिन लौटी क्या है 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला कह रहा है, एक आयाम पूरा करने में किसी दोलक द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है। एक आयाम को पूरा करने में किसी दोलक द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है। देखो, जब दोलन की बात करते हैं तो आपने पेंडुलम देखा होगा,
यानी पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी तो क्या होता है, ये जो है कभी इस तरफ जाएगी और एक तरफ चक्कर ये इस तरफ लगाएगी, तो यहाँ तक, ठीक है। यानी इस तरीके से ये क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो होगा क्या, एक चक्र कब कब होगा इसका, एक चक्र होगा, मैंने बोला यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँची, फिर यहाँ से यहाँ पहुँची, इसके बाद यहाँ से फिर दोबारा वापस लौट के आती है, तो ये हो जाता है आपका एक चक्र। तो एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, एक चक्कर को पूरा करने में समय जो लगता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आवर्तकाल। यानी कोई भी दोलन करती हुई, कोई भी दोलन करता हुआ कोई पिंड है, जब वो दोलन करता है तो एक साइड ऊपर जाता है, एक साइड फिर इस साइड जाता है, यानी दोनों साइड में वो एक चक्कर पूरा कर लेता है, तब उसे हम क्या कह देते हैं, तब उसे कहते हैं हम आवर्तकाल। और जब आवर्तकाल की बात आती है तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है, आवर्तकाल का जो मात्रक होगा वो होता है आपका सेकंड। ठीक है, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक झूले पर बैठे लड़की की गति होती है। अब वही बात आ गई, सेम क्वेश्चन जो आपका वो है, वो जो दोलन की बात आती है। मान लीजिए ये आपके पेड़ की डाल है, इस पेड़ की डाल से क्या हुआ, कोई भी झूला लगा है, ठीक है, ये झूला है, तो होगा क्या, ये क्या करेगा, एक तरफ इस साइड जाएगा, एक तरफ इस साइड जाएगा। जब हम धक्का देते हैं तो दोनों साइड में वो क्या करता है, पूरा एक चक्कर पूरा करता है। जब वो एक चक्कर पूरा करता है तो होगा क्या, इस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति। क्या कहेंगे, दोलन गति या फिर आवर्ती गति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आवर्ती गति। या इसको आवर्ती गति भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, दोलनी गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन गति भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कहता है, एक साधारण लोलक की लंबाई को यदि बढ़ा दिया जाए, एक साधारण लोलक है, इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है, किसका, आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। ठीक है, यानी यहां पे आप देखोगे कि t जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। अगर t लंबाई के समानुपाती है तो अगर लंबाई इसकी बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा ही। यानी अगर मैं साधारण लोलक की लंबाई को बढ़ा रहा हूं तो आवर्तकाल जो होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर समानुपाती है तो मैं लंबाई को बढ़ा दूं तो इसका मतलब है उसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा ही। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आवर्तकाल बढ़ रहा है या फिर लंबाई बढ़ रही है तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घट रही है तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कहता है, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर, मैंने बोला कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, यहाँ से उसको प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेपित करने पर क्या होगा, वो अपनी किसी ना, यहाँ से फेंकेंगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जाके गिरेगी भी। तो जो वो गिरती है यहाँ तक गिरी, ठीक है, तो यहाँ तक जब गिरेगी तो होगा क्या, तो इसको हम कह देते हैं आर, यानी जो डिस्टेंस, यानी जिसने डिस्टेंस कवर की है इसको कहते हैं आर। और आर का यहाँ पे क्या मतलब है, रेंज मतलब है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, परास कहते हैं। रेंज को ही क्या कह देते हैं, हम परास कहते हैं। और जब इसे परास कहते हैं और इसका जो पथ होगा वो कैसा हो जाता है, इस पथ को कहते हैं परवलयाकार पथ। क्या कहते हैं, परवलय आकार का पथ। और जो इसके बीच में जो कोण बनता है, इस बीच को कोण का कोण बनेगा वो क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। और ये थी इसकी प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, तो रेंज यहाँ पे क्या कहलाती है कि कोई भी वस्तु जब फेंकी जाती है अपनी प्रारंभिक स्थिति से, और प्रारंभिक स्थिति से वो अपने परवलय आकार से आगे बढ़ती है, और बढ़ने के बाद में जिस जगह गिरती है, तो जो डिस्टेंस उसने ये कवर की है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, परास कहते हैं। इसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, परास के बारे में कह रहा है, इसी के बारे में, यानी रेंज के बारे में कह रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, कोई वस्तु किस कोण से फेंके जाने पर सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी। एक बात याद रखना कि आप जब भी किसी वस्तु को
कोई भी आप क्रिकेट, अगर आपने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट खेलने पर जब आप शॉट मारते हैं तो अगर उस शॉट में 45 डिग्री का कोण बन जाए, शॉट मारने पर क्या हो, जमीन से उसका 45 डिग्री का कोण बन जाए, तो वो गेंद जो है, वो बॉल जो है, वो बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो यहीं पर आपसे पूछा गया है कि कोई वस्तु किसी कोण से फेंके जाने पर, किस कोण से फेंके जाने पर सर्वाधिक दूरी पर प्रक्षेपित होगी। इसका मतलब क्या है, मैंने वही चीज़ बताई कि यहाँ से कोई वस्तु फेंकी जाती है तो जब ये 45 डिग्री का कोण बना ले, अगर कोई वस्तु 45 डिग्री का कोण बना ले तो यहाँ पे जब ये दूरी जो तय करेगी वो सबसे ज़्यादा दूरी होगी। ठीक है, यानी इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो परास होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो 45 डिग्री के कोण पर अगर कोई वस्तु प्रक्षेपित की जाती है तो वो सबसे ज़्यादा परास यानी सबसे ज़्यादा रेंज को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 45 डिग्री के कोण पर कोई भी वस्तु फेंकी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगी, यानी सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। अधिकतम परास जो होगा 45 डिग्री पर, और अगर आपसे पूछ लिया जाए अधिकतम ऊंचाई कब प्रदर्शित करेगी, यानी अधिकतम ऊंचाई पर कब जाएगी, तो 90 डिग्री पर कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है, यानी कोई भी वस्तु है इसका प्रक्षेप का पथ क्या होगा, मैंने बताया कोई वस्तु इस तरीके से जाएगी तो ये जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलय आकार का होता है। तो इसी के साथ में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसके साथ में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसलिए इसका आकार कैसा होता है, परवलय आकार होता है। ठीक है, इसी के साथ में आपके ये सारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। यानी आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपके गति के समीकरण से हैं, यानी आपके मोशन चैप्टर से हैं। मोशन के चैप्टर में आपके जो गति के समीकरण तीनों थे उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके आए हुए सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आपको बस कमेंट में बताना है। इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक करना है, पसंद आती है क्लास तो आपको वीडियो लाइक करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का नाम आप जानते ही, यादबीन स्मार्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।